से आगे में आज शाम नायग्रा फॉल्स के लाखों सयाहों को हलाल खाना पेश करने वाला एक पाकिस्तानी, जमीन से खला तक के सफर की कहानी सुनाता वाशिंगटन का नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम और आर्ट के जरिए दिलों को जोड़ने वाला एक अमेरिकी प्रोग्राम। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका और कनाडा की सरहद पर वाक़ नायग्रा फॉल्स कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जिसे देखने हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह आते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको भी घर बैठे बैठे इस आबशार की सैर कराई जाए और वो बहुत सी अट्रैक्शंस भी दिखाई जाएं जो वहाँ टूरिस्ट के लिए बनाई गई हैं। इसके लिए मदीहा अनवर जब 8 घंटे की ड्राइव के बाद वहाँ पहुँची तो उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे पाकिस्तानी से जिनका फूड ट्रक इस वक्त इलाके में हलाल खाने का वाहिद मरकज़ है। नायग्रा फॉल्स को दुनिया भर में उसकी खूबसूरती की वजह से पहचाना जाता है, इसीलिए रात उतरने के साथ ही इन फॉल्स की खूबसूरती नुमाया करने के लिए रोशनियों का खास एहतमाम किया गया है। नायग्रा फॉल्स की मुनासबत से इस शहर को अमेरिका और कनाडा दोनों तरफ नायग्रा फॉल्स शहर का नाम दिया गया है। अमेरिकी नायग्रा फॉल्स शहर रात को बहुत पुरसकून दिखाई देता है और अगर रात में इस शहर की सैर के दौरान आपकी नज़र हलाल फूड ट्रक पर पड़ जाए तो क्या ही बात है। नंबर लास्ट वाला जो है कौन सा 10 क्या है वो? नंबर 10 वो सीख कबाब है। मिलिए नासिर भट्ट साहब से जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से है और जिन्होंने नायग्रा फॉल्स और अमरीकी बॉर्डर से चंद कदम के फासले पर एक फूड ट्रक खोला। ये फूड ट्रक शहर में हलाल खानों का वाहिद मरकज़ है। एक दफ़ा मैंने विज़िट किया यहाँ, तो मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी, तो हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि भाई कहीं से हलाल खाना मिल जाए। 2 दिन हम यहाँ रहे लेकिन किसी के पास हमें हलाल फूड नहीं मिला। तो उस टाइम में मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना मैं आके छोटा सा कोई बिज़नेस यहाँ शुरू कर लूँ कि काफ़ी विजिटर आते हैं, काफ़ी मुसलमान आते हैं। आज इनके खाने की धूम इस छोटे से शहर के कोने कोने में फैल चुकी है। अभी ये सामने मेरे इमिग्रेशन है यूएस की, तकरीबन 13-14 जो उनके ऑफिसर हैं वो मेरे से ही खाना लेके जाते हैं। स्टेट पुलिस है, वो सारे मेरे से खाना लेके जाते हैं, यहाँ से खाते हैं। जो ना एक दफ़ा जो खाना खा लेता है वो 2-3 आदमी साथ और लेके आ जाते हैं। फैज़ ने कहा था कि तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। नासिर भट्ट कहते हैं कि पिछले 11 सालों में उन्हें नायग्रा फॉल्स जाने का मौका सिर्फ 2 दफ़ा ही मिल सका। जब से मैं आया हूँ 11 साल में 2 दफ़ा फॉल के ऊपर गया हूँ। एक दफ़ा जब पहले विज़िट किया और एक दफ़ा ये लास्ट ईयर में मैं गया हूँ। वो भी मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे, उनको लेके गया हूँ। यूएसए बॉर्डर के बिल्कुल साथ और नायग्रा फॉल्स से बिल्कुल पीछे इस छोटे से पाकिस्तानी ढाबे में आपको हलाल खाना तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आपकी मुलाकात इसके मालिक नासिर भट्ट साहब से हो तो आप ये महसूस किए बगैर नहीं रह सकेंगे कि रेस्टोरेंट तो उन्होंने यहाँ खोला हुआ है लेकिन दिल उनका पाकिस्तान में ही धड़कता है। इसीलिए पाकिस्तान का नाम सुनते ही नासिर भट्ट साहब की आंखें नम हो जाती हैं। तकलीफ़ होती है बहुत, जो है ना, कि अपने मुल्क के जब हालात सुनते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं, अब वल्लाह आलम के भाई उसमें जो है ना वो सही है या क्या है। जो टीवी न्यूज़ देता है हम तो उसी को बिलीव करते हैं कि भाई जो भी कह रहे हैं। हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना उसको खैरियत से रखे पाकिस्तान को। जितने भी अपने बहन भाई मुसलमान वहाँ रह रहे हैं सबको अल्लाह खैरियत से रखे। मदीहा अनवर, उर्दू VOA, नायग्रा फॉल्स सिटी। ऑलराइट मदीहा, हलाल खाने की ज़रूरत तो पूरी हो गई आपके पहले स्टॉप ओवर में, लेकिन आपने फॉल्स की थोड़ी सी झलकियाँ दिखा के मुझे लगता है बहुत से लोगों की प्यास मज़ीद बढ़ा दी है। कब दिखाएंगी आप हमें फॉल्स? बिल्कुल सारा, जैसे आपने बताया था कि मैं 8 घंटे की ड्राइव करके हम लोग वहाँ पहुँचे तो उस वक्त रात थी। तो रात के वक्त हमने कहा कि चलो हम टाउन देखते हैं कि किस तरह से है नायग्रा फॉल्स सिटी। तो वहाँ पर हमें ये हलाल खाने का एक ट्रक नज़र आया, तो मैंने सोचा कि ये बड़ी अच्छी स्टोरी है, ये हमें ज़रूर करनी चाहिए। और जब ये मुलाकात हुई तो ये पाकिस्तानी थे, तो इनसे मुलाकात हुई। उसके बाद खैर हम आगे 3-4 दिन नायग्रा फॉल्स पे रहे। हमने अमेरिकन साइड भी कवर की और उसके बाद हम कनाडा भी गए और बहुत मुख्तलिफ कलर्स हैं, बेतहाशा चीज़ें हैं जो हमने कोशिश की है कि हम वो सारी अपने व्यूवर्स को दिखा सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड थे देखने के लिए। तो आने वाले दिनों में वी कैन एक्सपेक्ट। बिल्कुल, डेफिनेटली। ऑलराइट, और ये बताइए कि आई थिंक कि इस दौरान में आज के प्रोग्राम से लेकर नेक्स्ट टाइम जब आप ये दिखाएंगे हमारे बहुत से व्यूअर्स आपकी जर्नी फॉलो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बल्कि जब हम लोग वहाँ पे नायग्रा फॉल्स सिटी में थे तो मैंने अपने कुछ छोटे वीडियो क्लिप्स में डालती थी और मैं
हर जगह का दिखाती थी कि अच्छा आज हम लोग यहाँ पर गए, आज हमने इसका इंटरव्यू किया Facebook page पे फेसबुक पेज पे एग्जैक्टली। तो मेरे फेसबुक पेज के ऊपर लोग देख सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज का एड्रेस है www.facebook.com/madiha_ch। इसके ऊपर आपको नायग्रा फॉल्स के हवाले से बहुत सारी पिक्चर्स भी मिलेंगी, डिफरेंट वीडियो क्लिप्स मिलेंगे। सो आप जान सकते हैं कि नियर फ्यूचर आप किस किस्म की स्टोरीज देख सकते हैं फॉल्स के हवाले से। ऑलराइट, और कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने वहाँ देखी हो और आपको इतनी ज़बरदस्त लगी हो कि आप थोड़ा सा अगर हमारे साथ शेयर कर सकें? पूरे फॉल्स से बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो मैंने स्टोरीज़ की उनमें सबसे अच्छा मुझे लगा जो मैंने रेनबो ब्रिज को कवर किया, कि जब आप अमेरिका को छोड़कर कनाडा एंटर होते हैं तो वो सारा प्रोसेस हमने फिल्म किया है कि आप किस तरह से अमेरिकन साइड को छोड़ते हैं और किस तरह से कैनेडियन सरहद में एंटर होते हैं। सो वो मुझे सबसे अच्छा लगा इस पूरे। ऑलराइट, और आई थिंक वैसे मतलब हलाल खाने का तो एक ट्रक है, लेकिन आई एम श्योर कि पाकिस्तानीज़ वैसे तो आपको बहुत सारे नज़र आए होंगे। बहुत पाकिस्तानीज़ थे, बहुत साउथ एशियंस थे, इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। सो अगर कोई भी साउथ एशियन वहाँ जाना चाहता है तो उसको अपने काफ़ी कलर्स वहाँ दिखाई देंगे। Alright, that's very nice. Thank you so much, Madiha, and we definitely look forward to seeing more stories about Niagara Falls. Thank you so much. So, टूरिस्ट सीज़न की बात हो रही है। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में भी सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ के अजायब घर, जिनमें से बेशतर में दाखिला बिल्कुल मुफ्त है, वो मुल्की और गैर मुल्की सयाहों से आजकल भरे रहते हैं। मोहम्मद आतिफ इस वक्त हमें ले जा रहे हैं एक ऐसे म्यूज़ियम में जहाँ हवाबाजी और खलाई सफ़र में होने वाली तरक्की के मराहिल एक ही छत के नीचे देखे जा सकते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं वाशिंगटन डीसी के नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम में। वाशिंगटन में 14 नेशनल म्यूजियम्स हैं, जिनमें से एक ऐसा है जहां तकरीबन तमाम सयाह जाते हैं, और वो मशहूर तरीन म्यूजियम है नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम। ये म्यूजियम 1946 में अमरीकी कांग्रेस के इक़दाम से कायम किया गया। Suddenly, a 40-foot wide crater appeared. Armstrong took manual control. दुनिया भर के म्यूजियम्स के मुकाबले में यहाँ एयरक्राफ्ट्स और स्पेसक्राफ्ट्स की सबसे बड़ी कलेक्शन मौजूद है। ये म्यूजियम एविएशन और स्पेस की तारीख में दिलचस्पी रखने वालों के लिए तहकीक का बेहतरीन जरिया है। यहाँ पर एविएशन और स्पेस साइंस के मुकम्मल सफ़र को दिखाने के लिए नमूने नहीं बल्कि हकीकी क्राफ्ट्स रखे गए हैं। यहाँ दाखिल होकर एक लम्हे को ऐसा लगता है जैसे ये ज़मीन नहीं खला है। Power set. 100 knots. V1. Rotate. Positive climb. राइट ब्रदर्स के बनाए हुए पहले हवाई जहाज से लेकर बगैर पायलट परवाज करने वाले ड्रोन समेत अब तक बनाए जाने वाले तमाम मॉडर्न जहाज़ों के कई टन वजनी मुकम्मल मॉडल्स या उनके कॉकपिट्स म्यूजियम की छत से लटके हुए हैं। चांद पर जाने वाले पहले मिशन अपोलो के हिस्से भी इस म्यूजियम में मौजूद हैं। नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम के स्पेस डिवीजन के क्यूरेटर पॉल सेरोजी खलाई सफ़र की तारीख बताते हुए कहते हैं कि ये रेस एक मुकाबले के तौर पर शुरू हुई। Well, it really started with the Russians who orbited a satellite. इसका आगाज़ उस वक्त हुआ जब रूस ने सन 1957 में एक सैटेलाइट स्पुतनिक खला में भेजा और अमेरिका ने इसका जवाब सन 1958 में दिया। रूस और अमेरिका के दरमियान एक रेस थी जो चांद पर पहुंचने की रेस में तब्दील हुई, जिसकी नुमाइश इस गैलरी में की जा रही है। सदर जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकियों को ये चैलेंज सौंपा था कि वो 1960 की दहाई ख़त्म होने से पहले चांद पर पहुंचकर रूस को शिकस्त दें, और 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद की सतह पर कदम रखा तो ये चैलेंज पूरा हो गया। डॉक्टर पॉल सरोजी कहते हैं कि इस वाक़े को 40 साल गुजर जाने के बावजूद लोग आज भी ये देखकर हैरान होते हैं कि कैसे 12 लोगों ने लाखों मील का सफ़र तय किया और एक मुख्तलिफ सैयारे पर उतरे जहाँ की आबो हवा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मगर इसी कामयाबी के बाद खलाई तहकीक का आगाज़ हुआ। And what are we expecting these days from the space missions? हम उसके बाद से चांद पर नहीं गए, मगर अब हम एक स्पेस स्टेशन कायम कर चुके हैं जहां मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 6 लोग मुस्तकिल तौर पर वहां मौजूद होते हैं। ये ज़मीन के निचले ऑर्बिट में ज़मीन से तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर है। ये स्टेशन काफ़ी बड़ा है, एक फुटबॉल फील्ड के बराबर है। हम इस स्टेशन को शटल्स के ज़रिए सप्लाई देते हैं और रूस के रॉकेट्स लोगों को वहाँ ले जाने और वापस लाने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
स्पेस स्टेशन प्रोग्राम में जापान और कुछ यूरोपीय ममालिक भी शामिल हो चुके हैं और इन तमाम मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले खलाबाज इस स्टेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का वक्त गुजारते हैं। It's a lot of fun. I wish I could मेरी go ख्वाहिश है कि मैं वहाँ ऊपर जा सकता। वो सयाहों को ऊपर ले जाते हैं मगर इस पर काफ़ी रकम खर्च होती है जो मेरे पास cost नहीं है। down, but right now it's a little bit expensive for a tourist. Yes. म्यूजियम में हवाई सफ़र से लेकर लड़ाका और जासूस तैयारों की तैयारी और इनमें मुतारिफ कराए जाने वाली जिद्दत को भी क्राफ्ट्स के ज़रिए दिखाया गया है। जासूसी के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज़ों में मशहूर तरीन नाम अमरीकी U-2s का है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए अमेरिका ने इनका बेहतरीन इस्तेमाल 1962 में किया जब U-2s क्यूबा के ऊपर परवाज़ करके वहाँ रूसी मिसाइलों की तनसीबात की तस्वीरें सबूत के तौर पर लाए। एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम में आने वाले सयाहों की दिलचस्पी और मालूमात में इजाफा करने के लिए अब तक दरियाफ़्त किए जाने वाले सैयारों की डमीज़ के ज़रिए खला में उनकी सिमत और पोजीशन भी दिखाई जाती है। इसके अलावा यहाँ आने वाले हवा, पानी, ज़मीन और खला के असरारों को समझने के लिए ख़ुद से कई तजुर्बात भी कर सकते हैं या अपने सामने होते देख सकते हैं। डॉक्टर पॉल सारोजी कहते हैं कि नौजवान ये सब कुछ देखकर मुतासिर होते हैं। Visitors, especially young visitors, can सयाह ख़ास तौर पर नौजवान सयाह ये सोच सकते हैं कि मेरा मुस्तकबिल इन कहकशाओं में हो सकता है। मैं कोई नई कहकशां दरियाफ्त कर सकता हूँ। मैं मुश्तरी की सतह का अंदाज़ा लगा सकता हूँ या तो किसी रोबोट के ज़रिए या टेलीस्कोप से या शायद बज़ाते खुद वहाँ जाकर। म्यूज़ियम में जहाँ वो तमाम शटल्स, रॉकेट्स, जहाज़ और आलात मौजूद हैं जिनके बायस इंसान कायनात के इल्म से वाकिफ़ हुआ है, वहीं क्रूज़ मिसाइल समेत कुछ ऐसी इजादात भी मौजूद हैं जिन्होंने इंसान को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA, वाशिंगटन। ऑलराइट, और आप उस म्यूज़ियम के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि इसकी बिल्डिंग वॉइस ऑफ अमेरिका की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है, तो आप कभी अगर एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम आएँ तो हमसे भी मिलने आइएगा। अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, और गर्मी के साथ साथ बढ़ रहा है अमेरिका में डेंगू का खदशा। माहिरीन इसके खिलाफ किन इक़दाम पर तवज्जो दे रहे हैं, देखिए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इंटरनेट ने हमारी और आपकी ज़िंदगी के बहुत से पहलू हमेशा के लिए बदल दिए हैं। किसी भी शोबे का सवाल हो, जवाब एक क्लिक से हासिल हो जाता है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया तो मुसलसल बदल रही है और उसे समझना आसान भी नहीं। इसीलिए न्यूयॉर्क में 2008 से हर साल मुनक्किद किया जाता है इंटरनेट वीक। वहाँ क्या होता है ये देखने के लिए चलते हैं रज़ा नकवी के साथ। टॉमस स्टिम्सन इस हफ्ते इंटरनेट वीक में शिरकत कर रहे हैं ताकि वो जान सकें कि आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं। वो खुद एक लैपटॉप और एक टैबलेट कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। जब से मैंने iPad खरीदा है, मैं बेशुमार वीडियोस देख रहा हूँ। घर पर बैठे हुए सोने से पहले मैं YouTube पर कहीं से भी लॉग इन कर सकता हूँ। स्टिम्सन का ये भी कहना है कि मालूमात हासिल करने के तरीके बदल गए हैं। मैं न्यूज़ वेबसाइट्स पर नहीं जाता क्योंकि अब मैं ट्विटर और फेसबुक को सीधे अपने फ़ोन पर ही देख सकता हूँ। और इसी वजह से न्यूज़ और मालूमात फराहम करने वाले इदारों को भी अपनी पेशकश को तब्दील करनी पड़ रही है। न्यूज़वीक मैगजीन की iPad एडिटर का कहना है कि इस मार्केट में उनकी मैगजीन आला मयार की न्यूज़ कवरेज पर और भी वसाइल इस्तेमाल कर रही है। हमें अपनी क्वालिटी पर बहुत ध्यान देना होता है, चाहे वो न्यूज़ हो या इदारिया या फोटोग्राफी, क्योंकि लोगों के पास अब इतने ज़राए हैं। लेकिन अब स्टिम्सन जैसे अफराद के पास इंटरनेट के मुख्तलिफ हिस्सों से मालूमात एक जगह इकट्ठा करने की सहूलतें भी हैं। ट्विटर के जरिए मेरी हर दिलचस्पी एक ही पेज पर मुझे मिल सकती है। मुझे इंटरनेट पर किसी भी चीज़ को ढूंढना नहीं होता, सब चीज़ मेरे पास खुद ही आ जाती है। इसी वजह से अब टेलीविजन की कंपनियां भी जदीद टेक्नोलॉजी को सामने ला रही हैं। ऐसे टीवी सेट्स इंटरनेट और आम टेलीविजन को साथ मिला रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस रिमोट से आप न सिर्फ चैनल बदल सकते हैं बल्कि इसके पीछे एक कीबोर्ड भी है ताकि आप टीवी पर ही इंटरनेट इस्तेमाल कर सकें, और ये आपकी आवाज़ की मदद से भी चलाया जा सकता है। हाँ, हमारी टेक्नोलॉजी में भी इंटरनेट की वजह से कई तब्दीलियाँ पैदा हुई हैं। इंटरनेट वीक के मुंतज़मीन का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी ने मालूमात हासिल करने के ज़राए को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया है। और अब सेहत।
پاکستان میں حکام کے مطابق حفاظتی اقدامات کی وجہ سے اس سال اب تک ڈینگی سے متعلق صورتحال کنٹرول میں ہے، تاہم برسات سر پر ہونے کے باعث لوگوں میں ڈینگی کے حوالے سے تشویش بڑھ رہی ہے۔ یہ مرض جو کبھی زیادہ تر افریقہ اور ایشیا تک محدود تھا، اب امریکی بر اعظموں میں بھی ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے بچاؤ کے لیے کوئی ویکسین یا دوا اب تک ایجاد نہیں کی جا سکی۔ امریکہ میں ماہرین اس مرض پر قابو رکھنے کے لیے کن اقدامات پر توجہ دے رہے ہیں، یہ بتا رہی ہیں عائشہ خالد۔ دنیا کے اس نصف کرے سے ڈینگی کا کافی عرصے سے صفایا ہو چکا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ بیماری پھر سے آدم کی ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وائس آف امریکہ سے اسکائپ پر بات کرنے والے ڈونلڈ شیپرڈ اور ان کے ساتھیوں نے کیریبین میں واقع امریکی جزیرے پورٹوریکو کی معیشت پر ڈینگی کے اثرات کو اسٹڈی کیا ہے۔ اس مطالعے کے نتائج ان کی رائے میں کپکپا دینے والے تھے۔ ڈینگی کے باعث ہونے والا خرچ اوسطاً $4 کروڑ سالانہ ہے۔ پورٹو ریکو کے درمیانے سائز کی مناسبت سے یہ خاصی بڑی رقم ہے۔ ڈینگی ایک وائرل بیماری ہے جو کہ ایک چھوٹے دھاری دھار مچھر ایڈیس ایجپٹی کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ وبا کی شدت میں اضافہ اکثر گرمیوں کی بارشوں کے بعد ہوتا ہے، جن سے مچھر کی افزائش کے لیے سازگار کھڑے پانی کے جوہر بن جاتے ہیں۔ ڈینگی کی علامات تیز بخار، سر درد اور پٹھوں اور جوڑوں کا شدید درد، بھوک کی کمی اور تھکاوٹ ہیں، اور ایشیا اور افریقہ کے کئی علاقے جہاں یہ ابھی تک علاقائی نوعیت کی بیماری ہے، یہ مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈینگی کا ایک انتہائی تشویشناک پہلو مائکرو بایولوجسٹ کی زبان میں اینٹی باڈیز انہینسمنٹ ہے، یعنی ڈینگی وائرس کی ایک قسم سے صحتیاب ہو جانے کے بعد اگر مریض دوسری قسم سے متاثر ہو جائے تو اس دفعہ مرض کی شدت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ ماہرین کی رائے میں لوگ عموماً ڈینگی کے شدید حملوں سے صحت یاب ہو سکتے ہیں اگر انہیں مناسب طبی دیکھ بھال میسر ہو، خاص طور سے ان کے جسم میں مائع کی مقدار کو مانیٹر کرنا اور ڈینگی بخار کی درست تشخیص ضروری ہے۔ ڈاکٹر ڈان سٹنچکوم انویریگن نامی اس کمپنی کے سربراہ ہیں جو کئی ڈینگی وائرسز کے خلاف ویکسین تیار کرنے کی کوششوں میں ہے۔ ڈاکٹر ڈین کے مطابق ڈینگی کے لیے محفوظ ویکسین کی تیاری ایک بڑا چیلنج رہا ہے۔ کیونکہ ڈینگی کی بیماری دنیا بھر میں مختلف عمر کے افراد کو متاثر کرتی ہے، جنوب مشرقی ایشیا میں یہ بڑی حد تک بچپن میں ہونے والا مرض ہے، لیکن ایشیا کے دوسرے حصوں اور وسطی اور جنوبی امریکہ میں اس سے بالغ افراد بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ڈینگی کا علاج مہنگا ہونے کے باعث ماہرین زور دیتے ہیں کہ ڈینگی کے وائرس کی کوئی دوا یا ویکسین دستیاب ہونے تک متاثرہ ممالک بیماریوں کے خلاف تحفظ کے اپنے روایتی نظاموں کو مضبوط بنائیں۔ ودوشی سنہا کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔ اب ایک چھوٹا سا بریک، اور اسٹوڈنٹس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے امریکہ میں ٹیچرز اب کلاس روم میں کیا تبدیلیاں لا رہے ہیں، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے ہمارے بہت سے ساتھی شاید ہم سے ایگری کریں کہ سائنس کے مضامین کو اگر دلچسپ انداز سے نہ پیش کیا جائے تو ان پر توجہ دینا کچھ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈز میں کٹنگ ایج ریسرچ کی جا رہی ہے، وہاں بھی ان شعبوں کا انتخاب کرنے والے تقریباً 40% اسٹوڈنٹس یا تو کوئی دوسرا شعبہ اپنا لیتے ہیں یا پھر کالج ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آمنہ خان دکھا رہی ہیں کہ اس ٹرینڈ کو بدلنے کے لیے امریکہ کی کچھ یونیورسٹیز میں تعلیم دینے کا انداز اب کس طرح بدلا جا رہا ہے۔ لیٹس ٹیک اے لک۔ امریکہ میں کالج کے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے کلاسوں میں عموماً کئی طلبہ ہوتے ہیں جو کہ ریاست میریلینڈ کی جانس ہاپکنس یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر کے طالبہ نورا اولس کو بالکل پسند نہیں۔ میں لیکچر سے زیادہ معلومات حاصل نہیں کر سکتی، میں بور ہو جاتی ہوں اور کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ چلو آج کلاس میں جاتے ہی نہیں۔ یونیورسٹی کے اساتذہ چاہتے ہیں کہ نورا جیسے طلبہ سائنس میں تعلیم حاصل کرتے رہیں، اسی لیے وہ کلاس سے پہلے ہی لیکچر آن لائن پوسٹ کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک ٹیچر آن لائن چھاپے گئے ایک لیکچر پر مبنی کچھ سوال پوچھ رہی ہیں جن کا جواب طلبہ ان کلکرز کی مدد سے دے رہے ہیں۔ طلبہ کے دیے گئے تمام جواب اسکرین پر دکھائے جاتے ہیں جس کی مدد سے طلبہ ایک دوسرے کے جوابوں پر تبصرہ بھی کر سکتے ہیں۔
कॉलेज में तहकीक के शोबे के एक निगरान स्कॉट सीगर। अगर क्लास में 200 तलबा भी हों तो भी हर तालिब इल्म का तजुर्बा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। वो बातचीत के जरिए अपने साथियों से सीखने के अलावा उन्हें वो सब कुछ सिखा भी सकते हैं जो उन्होंने खुद सीखा है। दूसरी क्लास में पढ़ाने के कुछ और भी मुख्तलिफ तरीके आजमाए जा रहे हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी की इस क्लास में वायरस के DNA पर एक लेक्चर जारी है। तलबा कहते हैं कि हयातियात की क्लास में तजुर्बात के जरिए इन्हें इसमें ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हुई है और वो इस उन्वान को ज़्यादा बेहतर समझ भी सकते हैं। मुझे ये मौजू बहुत अजीब लगता था, लेकिन अब मैं इसे समझ सकता हूँ और ये साइंसी और तकनीकी हुनर सीख भी रहा हूँ। मैं ये क्लास लेकर बहुत खुश हूँ। मैंने लैब और कंप्यूटर दोनों के जरिए बहुत कुछ सीखा है। बायोलॉजी के उस्ताद एमिली फिशर कहती हैं कि इनके पढ़ाने का अंदाज बहुत बेहतर हो गया है और इन्हें उम्मीद है कि वो यही तरकीब तलबा के एक ज़्यादा बड़े ग्रुप के साथ भी इस्तेमाल कर सकेंगी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तलबा को इनफरादी तौर पर जो तवज्जो मिली है उसकी मदद से अब वो एक ज्यादा बड़ी क्लास का हिस्सा बन सकेंगे। जॉन्स हॉपकिंस समेत अमेरिका के दूसरे कॉलेजों के सरबराहों को उम्मीद है कि क्लास में इस किस्म की तब्दीलियों की मदद से तलबा की एक ज्यादा बड़ी तादाद को साइंस में अपनी तालीम जारी रखने पर आमादा किया जा सकेगा, ताकि वह माश के उन तमाम मौक़ों से मुस्तफ़ीद हो सकें जो ग्रेजुएशन के बाद इनके मुंतज़िर हैं। रोज़ान स्कर्बल के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। और आज के शो के आखिर में साकिबुल इस्लाम हमें बता रहे हैं एक ऐसे अमरीकी प्रोग्राम के बारे में जिसके ज़रिए मशरक़ वस्ता और एशियाई ममालिक में तलबा को अमेरिकन डांस, म्यूज़िक और आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। यस अकेडमी नामी ये प्रोग्राम मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात कायम करने में किस तरह मददगार साबित हो रहा है, आइए देखते हैं। अमेरिका के ग्रैमी अवार्ड याफ्ता जैज मौसीकी के माहिर जीन एकिन ने एशिया और मशरक़ वस्ता के कई ममालिक में मिलिट्री बैंड्स के लिए मौसीकी तरतीब दी है। वो थाईलैंड से शोरिश ज़दा मुल्कों में जाते हैं और वहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मौसीकी के ज़रिए एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश में हैं। There's one common language, and that's the arts throughout China, throughout the Middle East and everything. म्यूजिक सबकी मुश्तरका ज़ुबान है जिसे चीन से लेकर मशरक़ वस्ता तक हर शख्स समझता है। लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि हम जब इराक जैसे मुल्क में जाते हैं तो सिर्फ एक दिन की नोटिस पर कॉन्सर्ट हॉल भर जाते हैं। When there's going to be a concert, and the concert halls are packed. इराकी कुर्दिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जैज मौसीकार वैन कावा जीन एकिन से तरबियत लेने के लिए थाईलैंड आए हैं। जैज, रॉक और पॉप मौसीकी अभी हमारे मुल्क में नए हैं। यस अकेडमी के इराक में आने से लोग मौसीकी के इन असनाफ को जानने लगे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को जैज, रॉक और पॉप मौसीकी के अलावा ब्रॉडवे की म्यूजिकल के बारे में मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रोग्राम इराक, अफगानिस्तान और शाम के साथ साथ पाकिस्तान में भी चल रहा है। जीन कहते हैं कि इराक में उन्हें सबसे ज्यादा लोगों ने सुना और उनके साथ काम किया। इस प्रोग्राम के डायरेक्टर जॉन फर्गूसन का कहना है कि इराक में कई थिएटर स्कूल और ऑर्केस्ट्राज मौजूद हैं, लेकिन वहाँ तरबियत याफ्ता असातिज़ा की कमी है। हम वहाँ सकाफती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए असातिज़ा को तरबियत भी दे रहे हैं, जो मूसीकी और थिएटर के आर्ट में दिलचस्पी रखने वाले तलबा के लिए तहरीक का बायस है। जॉन का कहना है कि अगरचे उन्हें कुछ ममालिक में बच्चों को रक्स की तरबियत देने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इन मुल्कों में हॉलीवुड की फिल्मों की वजह से बच्चों में जदीद आर्ट्स में दिलचस्पी बढ़ रही है। डैनियल शॉर्फ के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। बहुत डर लगता है तो बच्चे लोग को मारते हैं, ऐसा करंट लगाते हैं। मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारा और आपका राब्ता मुसलसल कायम रहता है फेसबुक के ज़रिए। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू। हमारे पेज पर आइए और अपनी राय दीजिए और देखिए कि हमारी टीम किन स्टोरीज़ पर काम कर रही है।
اس پیج پر ہم تازہ ترین خبریں بھی شامل کرتے ہیں، لیکن آپ چاہیں تو دنیا بھر کی خبروں کے لیے کسی بھی وقت ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی آپ کو بہت سے مختلف موضوعات پر ویڈیوز، رپورٹس اور مضامین ملیں گے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔